आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी की जिसने आईपीओ के बाद अपने पहले ही पूरे वित्तीय वर्ष में शानदार प्रदर्शन किया है। FY26 में कंपनी ने रेवेन्यू में 25% की वृद्धि दर्ज की, एबिटा 33% बढ़ा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगभग 48% बढ़ा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि मैनेजमेंट ने FY30 तक 3,500 रुपये से 4,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का लक्ष्य रखा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या केरारो इंडिया वास्तव में अगले कुछ वर्षों की मजबूत ग्रोथ स्टोरी बन सकती है या यह केवल एक अच्छे साल का असर है? आज हम कंपनी की अर्निंग्स कॉल को आसान हिंदी में समझेंगे और जानेंगे कि मैनेजमेंट भविष्य को लेकर इतना आश्वस्त क्यों है। सबसे पहले समझते हैं कि केरारो इंडिया करती क्या है। यह कंपनी ऑफ हाईवे व्हीकल्स के लिए एक्सल्स, ट्रांसमिशन सिस्टम्स, गियर्स और ड्राइवलाइन सॉल्यूशंस बनाती है। सरल भाषा में कहें तो ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, बैकहो लोडर्स, टेलीहैंडलर्स और अन्य भारी मशीनों की पावर ट्रांसफर सिस्टम तैयार करना इसका मुख्य व्यवसाय है। कंपनी केरारो ग्रुप का हिस्सा है, जिसकी 90 वर्षों से अधिक की वैश्विक उपस्थिति है। भारत में कंपनी लगभग 25 वर्षों से कार्यरत है और कई बड़े OEM ग्राहकों को सप्लाई करती है। इसके अलावा इंजीनियरिंग सेवाओं और नई ड्राइवलाइन टेक्नोलॉजी पर भी कंपनी लगातार निवेश कर रही है। अब बात करते हैं FY26 के प्रदर्शन की। कंपनी का रेवेन्यू 1,808 करोड़ रुपए से बढ़कर 2,255 करोड़ रुपए हो गया, यानी लगभग 25% की वृद्धि। एबिटा 186 करोड़ रुपए से बढ़कर 248 करोड़ रुपए पहुंच गया, जबकि पैट 88 करोड़ रुपए से बढ़कर 131 करोड़ रुपए हो गया। एबिटा मार्जिन भी 10.2% से बढ़कर 10.8% हो गया। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि केवल बिक्री बढ़ना काफी नहीं होता, यदि कंपनी बेहतर मार्जिन भी बनाए रखे तो उसका बिजनेस अधिक मजबूत माना जाता है। अगर केवल Q4 FY26 की बात करें तो तस्वीर और भी मजबूत दिखाई देती है। रेवेन्यू में 37% की वृद्धि हुई, एबिटा 45% बढ़ा और पैट में 76% की तेज वृद्धि दर्ज की गई। इससे यह संकेत मिलता है कि वर्ष के अंत तक कंपनी की परिचालन क्षमता और मांग दोनों मजबूत बनी रहीं। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, इतनी तेज ग्रोथ आई कहां से? मैनेजमेंट ने स्पष्ट बताया कि कंपनी को 2 बड़े ग्रोथ इंजन्स का लाभ मिला। पहला, भारत में कृषि क्षेत्र की मजबूत मांग और दूसरा, एक्सपोर्ट बिजनेस। घरेलू बाजार में 4WD ट्रैक्टरों की मांग तेजी से बढ़ रही है। GST के बाद 2WD और 4WD ट्रैक्टरों के बीच कीमत का अंतर कम हुआ है, जिससे किसान अधिक क्षमता वाले 4WD ट्रैक्टरों की ओर बढ़ रहे हैं। चूंकि केरारो इस सेगमेंट में एक्सल्स और ट्रांसमिशन की प्रमुख सप्लायर है, इसलिए इस बदलाव का सीधा लाभ कंपनी को मिल रहा है। मैनेजमेंट ने कहा कि यह केवल एक साल की मांग नहीं बल्कि एक स्ट्रक्चरल ट्रेंड है और इसी कारण कंपनी अपनी उत्पादन क्षमता भी बढ़ा रही है। दूसरा बड़ा ग्रोथ ड्राइवर रहा एक्सपोर्ट बिजनेस। FY26 में कंपनी का एक्सपोर्ट रेवेन्यू 37% बढ़ा। इसकी सबसे बड़ी वजह रही कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सेगमेंट, विशेष रूप से टेलीबूम हैंडलर यानी TBH एक्सल्स की बढ़ती मांग। मैनेजमेंट ने बताया कि एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय OEM के लिए यह प्रोग्राम लगातार बढ़ रहा है और आने वाली तिमाहियों में भी इसके मजबूत बने रहने की संभावना है। इसके अलावा भारत अब कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एक्सपोर्ट हब के रूप में भी उभर रहा है, जिसका लाभ केरारो इंडिया को मिल सकता है। कॉल का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा था इंजीनियरिंग सर्विसेज बिजनेस। आज अधिकांश निवेशक केरारो को केवल एक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर समझते हैं, लेकिन मैनेजमेंट का लक्ष्य इससे आगे जाने का है। FY26 में इस व्यवसाय से लगभग 10 करोड़ रुपए का राजस्व आया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि कंपनी ने मोंट्रा इलेक्ट्रिक के साथ लगभग 17.5 करोड़ रुपए का इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्रीमेंट किया है, जिसके तहत इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन विकसित किए जा रहे हैं। प्रोटोटाइप ऑर्डर्स भी मिल चुके हैं और मैनेजमेंट का मानना है कि आने वाले वर्षों में यह बिजनेस एक महत्वपूर्ण रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर बन सकता है। अब बात करते हैं गियर्स बिजनेस की। यह सेगमेंट FY26 में थोड़ा कमजोर रहा, लेकिन कंपनी ने FY28 से शुरू होने वाले लगभग 15 करोड़ रुपए प्रति वर्ष के बुल गियर बिजनेस का नॉमिनेशन हासिल किया है। साथ ही 2 नए ग्राहकों के साथ भी काम चल रहा है। इसका मतलब है कि आने वाले वर्षों में यह बिजनेस भी धीरे धीरे बेहतर हो सकता है।
मैनेजमेंट ने लोकलाइजेशन पर भी काफी जोर दिया। अभी कंपनी लगभग 78% रॉ मटेरियल लोकलाइज कर चुकी है और अगले 2 से 3 वर्षों में इसे 86% से 88% तक ले जाने का लक्ष्य है। इसका फायदा केवल लागत कम होने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सप्लाई चेन अधिक मजबूत होगी और मार्जिन में भी सुधार आने की संभावना है। यही कारण है कि मैनेजमेंट ने FY27 में भी EBITDA मार्जिन में क्रमिक सुधार का भरोसा जताया है। अब बात करते हैं भविष्य की। मैनेजमेंट ने कहा कि FY27 में वह सतर्क लेकिन सकारात्मक दृष्टिकोण रख रही है। वेस्ट एशिया की जियोपॉलिटिकल परिस्थितियां और ऊर्जा कीमतों में उतार-चढ़ाव कुछ जोखिम पैदा कर सकते हैं, लेकिन कंपनी का मानना है कि कृषि, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एक्सपोर्ट, इंजीनियरिंग सर्विसेज और लोकलाइजेशन स्ट्रैटेजी उसे मध्यम अवधि में मजबूत बनाए रखेंगे। सबसे बड़ा संकेत यह रहा कि कंपनी ने FY30 तक 3,504,000 करोड़ रेवेन्यू हासिल करने का लक्ष्य दोहराया, जो उसके पहले के लक्ष्य से भी अधिक है। अब अगर जोखिमों की बात करें तो सबसे बड़ा जोखिम वैश्विक कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मार्केट में कमजोरी, निर्यात मांग में गिरावट, जियोपॉलिटिकल तनाव और कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकता है। साथ ही यदि 4WD ट्रैक्टरों की मांग उम्मीद से कम रहती है तो घरेलू ग्रोथ भी प्रभावित हो सकती है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? केरारो इंडिया फिलहाल केवल एक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर नहीं, बल्कि भारत के फार्म मैकेनाइजेशन और ग्लोबल कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एक्सपोर्ट थीम पर आधारित एक मजबूत इंजीनियरिंग कंपनी के रूप में उभर रही है। मजबूत एक्सपोर्ट ग्रोथ, बढ़ती इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज, लोकलाइजेशन, 4WD ट्रैक्टर ट्रेंड और FY30 का महत्वाकांक्षी रेवेन्यू टारगेट इसे लंबी अवधि के लिए दिलचस्प कंपनी बनाते हैं। लेकिन निवेशकों को आने वाली तिमाहियों में एक्सपोर्ट ऑर्डर्स, मार्जिन इंप्रूवमेंट, इंजीनियरिंग सर्विसेज रेवेन्यू, कैपेसिटी एक्सपेंशन और 4WD ट्रैक्टर डिमांड पर लगातार नजर रखनी होगी। यदि मैनेजमेंट अपने एग्जीक्यूशन को इसी तरह बनाए रखती है तो केरारो इंडिया आने वाले वर्षों में ऑफ हाईवे मोबिलिटी सेगमेंट की प्रमुख भारतीय कंपनियों में शामिल हो सकती है। अगर आपको यह कॉल एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि अगली किस कंपनी की कॉल एनालिसिस आप देखना चाहते हैं। डिस्क्लेमर: यह वीडियो केवल शैक्षणिक एवं सूचना उद्देश्य के लिए है। यह किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपने SBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर अथवा वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें।